हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने आधुनिक भारत की अगली सीरीज़ में बात करूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के वायसराय, और भारत के वायसराय के पार्ट 1 में हमने बात की थी, और आज हम लोग बात करेंगे उसके पार्ट 2 में। चूंकि डिटेल से सारी बातें हो रही हैं, इस वजह से एक पार्ट में वीडियो बन नहीं पाया। ये आपका लास्ट और अंतिम भाग होगा भारत के वायसराय का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि जितने भी गांधीवाद के समय की जितनी भी घटनाएं हैं, भगत सिंह आज़ाद के समय की जितनी घटनाएं हैं, और स्वतंत्रता तक की जितनी भी घटनाएं, वो सारी की सारी घटनाओं की चर्चा यहाँ पर होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड पे आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान से बातों को सुनना है। और अगर ध्यान थोड़ा सा भी भंग हुआ तो हो सकता है कुछ बातें आपको दिमाग में ना जाएं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बात कुछ हमारे दिमाग में होती है और मुंह से बोलते समय कुछ और निकल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, आपको मिस्टेक लगे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बल्कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक फैक्ट समझाने का प्रयास करूं और अच्छे से स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के वायसराय भाग 2 की बात। सब देखिए, हम लोगों ने आज हमें जो पढ़ना है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, हम लोगों ने लॉर्ड कर्जन के बाद में लॉर्ड मेयो को भी पढ़ा था, लॉर्ड मेयो द्वितीय को पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हमने उस पहले वाले पार्ट पे बात कर ली है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय है 1910 से 1916 ईस्वी तक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं हम। तो इसके समय में तीसरा दिल्ली दरबार होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के 4 दिल्ली दरबार हुए हैं। मैं 4 दिल्ली दरबार को एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, और उन चारों दिल्ली दरबार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, किससे संबंधित है वो, उन सारी चीज़ों की बात की जाएगी। चूंकि हम यहाँ पर वायसराय की बात कर रहे हैं, इसलिए संक्षेप में हम बात करेंगे और किसी एक घटना की डिटेल पे बात नहीं करेंगे। हाँ, वैसे मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और भी दिल्ली बम कांड है, मुजफ्फरपुर बम कांड है, इस तरीके की, भगत सिंह के बारे में इस तरीके की मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में होता है, और आपको पता है कि इसी तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत किया जाता है दिल्ली में, और बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय घोषणा करता है दिल्ली में जाकर के बंगाल विभाजन रद्द करने की, और इसके साथ साथ 1911 ईस्वी में ही बंगाल से दिल्ली को राजधानी बनाने की, स्थानांतरित करने की घोषणा भी की जाती है। दोस्तों, कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि 1912 में दिल्ली राजधानी बनी कि 1911 में बनी। तो आपका यहां पर कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार होता है, उस दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा सिर्फ की जाती है, जबकि 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। तो 1911 में सिर्फ घोषणा होती है, 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। इसके अलावा जिस समय दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी कलकत्ता से, तो ये जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये अपनी सवारी के साथ में कई लोगों के साथ में जा रहा होता है। उसी समय रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि मुख्य नेतृत्व करता थे, और उनके साथ संजय मास्टर, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, ये कई अन्य लोग थे जिन लोगों ने क्या किया कि पूरी जो प्लान है वो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया, लेकिन बम कांड, जो बम फेंका गया, वो अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद के द्वारा। तो इन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका जाता है, लेकिन ये बच जाता है, ये बच जाता है, अन्य कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 ईस्वी में, जब ये दिल्ली दरबार के लिए जा रहा होता है रास्ते में। इसको मैंने बताया हुआ है दिल्ली बम कांड के नाम से। इसके बाद 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी का आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब होता है, तो 1915 ईस्वी में। मैंने महात्मा गांधी का भी वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको आधुनिक भारत की इतिहास देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। 1915 में ही मालवीय जी द्वारा हिंदू महासभा का गठन भी किया गया था। इसके अलावा आपको दोस्तों पता होगा कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ये और चलता कब तक है, 1918 ईस्वी तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इसी के समय की घटना है कि भारत में सर्वप्रथम इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। मतलब अब डाक सेवा जहाजों के द्वारा होगी।
इसके अलावा 1913 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एशिया में पाने वाले ये पहले, साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके बाद फिर दूसरा आपका भारत का वायसराय आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं। 1916 ईस्वी में तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया जाता है। मैंने इसको भी पढ़ाया हुआ, अलग से वीडियो बना हुआ है। तो 1916 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक द्वारा और 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा, जो एक आयरिश महिला थी, उनके द्वारा भारत में होम रूल लीग का गठन किया जाता है। होम रूल लीग, खुद घर का अपना शासन, यह इसका हिंदी अर्थ होता है। और होम रूल लीग शब्द की उत्पत्ति आयरलैंड से ही मानी जाती है। उस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। तो होम रूल लीग जो एनी बेसेंट का रहता है, यह व्यापक रूप धारण किए रहता है। वैसे इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में है, जबकि तिलक द्वारा जो होम रूल लीग चलाया जाता है उसका क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र रहता है। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है। दोस्तों आपको पता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन होता है। लेकिन जब लखनऊ पैक्ट आता है तो इसमें कई लोगों की संभव कोशिश करने के बाद में नरम दल और गरम दल दोनों एक होते हैं और साथ साथ में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ में जुड़ती है। और यह लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, उसी समय यह समझौता भी हुआ था और जो मुस्लिम लीग थी उसकी सांप्रदायिक मांग को मान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। हालांकि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इस लखनऊ पैक्ट का विरोध किया गया था, तो इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर अगली घटना है आपकी गांधी जी का सत्याग्रह। जब गांधी जी 1915 में आते हैं तो इनका प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण से शुरू होता है। चंपारण दोस्तों बिहार में पड़ता है और चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के हक में इन्होंने क्या किया, पहला अपना सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में। आपको मैंने बताया हुआ है कि तिनकठिया पद्धति यहां पर थी, जबरदस्ती नील की खेती किसानों से करवाई जाती थी। तो उन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए इन्होंने क्या किया, प्रथम सत्याग्रह किया चंपारण से। उसके बाद 1918 ईस्वी में किसानों के हित में ही खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा दोस्तों गुजरात में एक जगह पड़ती है। यहां पर फसल ना होने के बावजूद अधिकतम टैक्स वसूला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया कि खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 ईस्वी में। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण घटना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। वैसे मैंने गांधी जी का वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं जितने भी गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन सत्याग्रह हैं उनका एक स्पेशल वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में किसके समय में किया गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसी के समय महत्वपूर्ण घटना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी होता है, जिसके तहत प्रांतों में भी द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके पहले केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में अब क्या होता है कि प्रांतों में भी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी जाती है। और मॉन्टेग्यू जो दोस्तों था ये भारत सचिव था। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद में 1858 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो आता है उसमें गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया तथा एक भारत सचिव के पद का सृजन भी किया गया था। तो मॉन्टेग्यू जो था वो दोस्तों भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है वो आपका वायसराय है। तो इन दोनों के संयुक्त मतलब प्रयास की वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। काफी सुधार भी किए जाते हैं भारत में इसके द्वारा। इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित होता है। यह रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आता है और इसमें व्यवस्था क्या थी कि शंका के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट पड़ा और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील तथा काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रॉलेट एक्ट भी 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित होता है। इसके बाद अगली घटना है रॉलेट एक्ट का विरोध भी होता है। गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह भी किया जाता है 6 अप्रैल को और 8 अप्रैल को गिरफ्तार भी होते हैं इसी वजह से। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसी रॉलेट एक्ट के विरोध की वजह से जब सैफुद्दीन किचलू
और महत्वपूर्ण जो पंजाब के नेता हैं उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है, और उस मीटिंग में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया कि बिना भागने के आदेश नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी कि आप लोग यहां से हटिए, धड़ाधड़ गोलियां चलवा देता है और हजारों की संख्या में लोगों की डेथ हो जाती है, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसकी भी डिटेल से सारी बातें मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, और इसमें यह भी आप एग्जाम में पूछता है कि किस व्यक्ति ने नाइटहुड या सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में वापस कर दी थी। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस की जाती है। इसी समय बाद में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, और साथ साथ में जो तुर्की में जो सुल्तान था, वहां का खलीफा था, जिसको अपदस्थ कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, तो उसके सम्मान के लिए भी असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और दोस्तों 1919 ईस्वी में इसीलिए खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन गांधी जी ने इसमें समर्थन दिया था, चूंकि भारत के क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो तुर्की के खलीफा के साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको जबरदस्ती पद से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों ने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी अध्यक्षता बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है 1919 ईस्वी में। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि सहयोग न किया जाए किसी भी तरीके से, जो भी विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार कर दिया जाए और देसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। जो भी कर्मचारी अंग्रेजी सेना में या अंग्रेजी ऑफिसों में काम करते हैं अंग्रेजों की, वो काम ना करें, उनका सहयोग ना करें, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं। 1920 ईस्वी में आता है। इसी समय 1916 ईस्वी में जो आपके धोंधो कर्वे थे, जिनको डीके कर्वे बोला जाता है, महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने एक विधवा महिला से विवाह किया हुआ था, और इन्होंने ही विधवा आश्रम भी खोला था, इसके बारे में बता चुका हूं। और इन्होंने ही भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था। किसने? डीके कर्वे द्वारा 1916 ईस्वी में खोला गया। इसके बाद सैडलर आयोग आता है, माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1917 ईस्वी में आता है, और इसी सैडलर आयोग के तहत ही आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। सत्येंद्र सिन्हा को प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार का गवर्नर बनाया जाता, मतलब प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको किसी एक क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, वो व्यक्ति रहते हैं सत्येंद्र सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 1926 ईस्वी तक के भारत का वायसराय रहता है, और इसके समय ये एकमात्र यहूदी धर्म का एकमात्र ये वायसराय था, बाकी सभी ईसाई धर्म को मानने वाले थे। इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड। दोस्तों गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन को लोग विरोध कर रहे थे, और उसी समय क्या होता है कि कई पुलिसकर्मियों ने क्या किया, गोली ताबड़तोड़ चला दी, जिसमें कई क्रांतिकारियों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वहां एकत्रित भीड़ ने क्या किया कि पूरे थाने पे उपस्थित जो 22 लोग थे वो सारे के सारे थाने में जब आग लगा दी, तो 22 को 22 जल करके राख हो गए थे, जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। और इसी चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन, जो भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, उसको वापस ले लिया था। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को किस घटना की वजह से वापस ले लिया जाता है, तो वो है आपका चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में एक जगह पड़ती है जहां पर यह कांड हुआ था। इसके बाद आगे बात करते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और इसका उद्देश्य था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपनी सरकार बनाने का अधिकार चाहिए। इसके बाद 1925 ईस्वी में इसी लॉर्ड रीडिंग के समय में नागपुर में केबी हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहां पर और कब और किसके द्वारा की गई, तो नागपुर में की गई, 1925 ईस्वी में की गई। केबी हेडगेवार
के द्वारा की गई और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद अगली घटना है 1922 ईस्वी में क्या होता है कि इंग्लैंड और भारत में आईसीएस की एक साथ परीक्षा होती है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कलकत्ता से जो आपकी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा केंद्र जो बनाया जाता है वो कलकत्ता से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इंग्लैंड में और इलाहाबाद में आईसीएस की परीक्षा एक साथ होती है, पहली बार यह घटना भी यहां पर होती है। और 26 दिसंबर 1950 ईस्वी को मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा कानपुर में भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की जाती है। इसी के समय में 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह होता है। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में भी कई विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों में आपका मोपला विद्रोह भी होता है। मोपला विद्रोह जो है वो पहली बार 1836 में होता है, लेकिन 1921 ईस्वी में दोबारा मोपला विद्रोह होता है। तो इस बात को आप याद रखिए, पहली बार 1836 में होता है और दूसरी बार 1921 ईस्वी में होता है। मोपला दोस्तों एक मुस्लिम जनजाति थी और ये हिंसात्मक, ये जो आपका विद्रोह था ये हिंसात्मक रूप धारण किए हुआ था, क्योंकि ये जो मोपला मुस्लिम थे ये शिक्षित नहीं थे, इस वजह से इन्होंने हिंसात्मक रूप अपनाया और गांधी जी जैसे सरीखे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। तो ये केरल में होता है। और इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड होता है। एक ट्रेन है जो कि सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही होती है, काकोरी जगह लखनऊ के पास में पड़ती है और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है कि ट्रेन को लूट लिया जाता है। हालांकि बाद में इन लोगों को फांसी भी दे दी जाती है, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी दे दी जाती है काकोरी कांड। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो धन लूटने के चक्कर में, और इसके मुखिया थे कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भेजा था क्योंकि धन की आवश्यकता थी हथियार खरीदने के लिए, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि ट्रेन को ही लूट लिया था, जिसको हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अगला आपका वायसराय है लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 ईस्वी तक ये वायसराय रहता है भारत का। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना होती है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसमें कि क्लीमेंट एटली भी इसका एक सदस्य था, जो कि बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में होता है, लेकिन भारत में यह आता है कब, 1928 ईस्वी में। और इसका दोस्तों काफी विरोध हुआ था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरीके के काफी नारे लगे थे। चूंकि साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगर भारतीयों का संविधान बनाना है, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देने हैं, तो उसमें भारतीयों को भी शामिल होना चाहिए, लेकिन इसमें भारतीय नहीं शामिल थे, जिसकी वजह से इसका काफी विरोध हुआ। और आपको पता है दोस्तों कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज जब उनके ऊपर की जाती है तो उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह वगैरह ने क्या किया था, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो इसी समय क्या होता है कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपी जाती है। नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्यों सौंपी जाती है, इसका रीजन ये था कि जो भारत के वायसराय और भारत सचिव था उसने ये एक चैलेंज किया हुआ था कि आप अपना संविधान खुद बना करके दीजिए, हमको प्रारूप बना करके दीजिए, देखें आपके पास क्षमता है बनाने की कि नहीं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें थी जो कि संविधान निर्माण से संबंधित थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो पसंद नहीं आई, क्योंकि इनके जो ये चाहते थे वो बातें नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी। तो जिन्ना ने क्या किया, कुछ अपनी मांगे प्रस्तुत की, जिनको हम जिन्ना द्वारा 1929 में प्रस्तुत 14 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं। तो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी, ये नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, इसलिए अपनी मांगे अलग से रखी थी। और आप दोस्तों समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक मांग तो निश्चित तौर पर इसमें शामिल रही होगी। हम इसका भी वीडियो अलग से आपको बताएंगे कि 14 बातें कौन कौन थी, वो अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा राजगुरु सुखदेव लोग क्या करते हैं, एक साथ मिल करके क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और ये सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। मैंने भगत सिंह का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर के देख सकते हो।
प्लेलिस्ट में जाकर के। तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, मारने गए थे स्कॉट को लेकिन मिल जाता है सैंडर्स और धड़ाधड़ 3 गोली भगत सिंह के द्वारा चला दी जाती है। यह बात भी मैंने उसमें बताई हुई है। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बाद में क्या होता है, ये तो फिर बाद में पकड़ लिए जाते हैं, केस चलता है। लेकिन 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में एक बैठक चल रही थी और वहां पर इन्होंने क्या किया कि एक बम फेंका। इन्होंने जो आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था उसके लिए और एक और दूसरा बिल था जो कि भारत के लोगों के से संबंधित था, उस बिल के विरोध में इन्होंने क्या किया, अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाने के लिए, बहरी अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने के लिए सिर्फ धुएं वाले बम फोड़े थे। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, और इन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया था। तो यह भी घटना किसके समय की होती है? लॉर्ड इरविन के समय में होती है। और उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प सभी के द्वारा लिया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, निश्चित किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। अगली बात है 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस का पालन किया जाता है और इस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के तहत ही भारत में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। दांडी मार्च 390 किलोमीटर की यात्रा करते हैं गांधी जी 78 अपने स्वयंसेवी लोगों के साथ में और जाकर के नमक कानून तोड़ते हैं। तो दोस्तों नमक कानून भी तोड़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। दांडी मार्च भी 12 मार्च आपका 1930 ईस्वी को आता है। दांडी जो है कि गुजरात में एक जगह पड़ती है, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा करते हैं। 300 कितने किलोमीटर? 385 या तो 390। एग्जाम में दो ऑप्शन आपके अगर दिए रहते हैं तो 390 385 में से कोई एक देगा। तो आपको किसी किसी किताब में 385 दिया है, किसी में 390 दिया हुआ है, तो आपके विकल्प पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। इसके बाद इसी के समय में दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, राउंड टेबल सम्मेलन हुए हैं और ये लंदन में होते थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, ठीक। और आपको पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति थे, एक ही भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, वो थे BR अंबेडकर। इसके बाद 13 सितंबर 1929 ईस्वी को जब लाहौर कांड होता है, सैंडर्स की हत्या होती है, तो उसमें से 18 लोगों को नामजद मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जतिन दास भी थे। और लाहौर की जेल में ही इनकी 64 दिन की भूख हड़ताल में क्या होती है? डेथ हो जाती है। और ये भूख हड़ताल क्यों किए थे इसकी बातें मैंने भगत सिंह वाले वीडियो में बताई हुई है। इसके बाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद और इनके कुछ सहयोगी एल्फ्रेड नेशनल पार्क, जो कि आपका कहां पर है? ये आपका इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में अपना गहन अध्ययन, कुछ बातचीत कर रहे थे, मशविरा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा इनको घेर लिया जाता है। तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अपनी गोली मार ली थी। कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। तो ये 1931 ईस्वी को आजाद हो जाते हैं। इसके बाद 5 मई 1929 ईस्वी को गांधी जी क्या था, इनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को यरवदा जेल जो है वो पूना में है दोस्तों। जब संजय दत्त के ऊपर केस चला था तो उनको पुणे के इसी यरवदा जेल में रखा गया था। तो गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी होती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, तीनों को एक साथ फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। यह महत्वपूर्ण घटना है, किसके समय की? लॉर्ड इरविन के समय की। तो भगत सिंह को फांसी किस वायसराय के समय में दी गई? लॉर्ड इरविन के समय में दी गई। 5 मार्च मतलब 23 मार्च के पहले गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी की मांग, माफ करने की मांग भी रखी थी, लेकिन माना नहीं जाता है। और जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद इसी समझौते में क्या होता है कि गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया जाता है। अभी भाग लिया नहीं गया है, बल्कि भाग लेने का निर्णय लिया जाता है 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता के तहत। उसके बाद अगला आ जाता है वायसराय आपका लॉर्ड विलिंगटन।
लॉर्ड विलिंगटन आता है 1931 से 1936 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि इसके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 ईस्वी में। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो गांधी जी या कांग्रेस ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय वाला जिसमें उन्होंने भाग लिया था। इसके बाद अगस्त 1932 ईस्वी में होता क्या है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड रखा जाता है, जिसमें मुस्लिमों के का जो मतलब प्रतिनिधित्व था, वो निर्वाचन प्रतिनिधित्व वो तो माना ही जाता है, साथ साथ में पृथक निर्वाचक एससी और एसटी के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी जाती है इस सांप्रदायिक पंचाट में, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी देखिए, दूसरा और तीसरा लॉर्ड विलिंगटन के समय में होता है गोलमेज सम्मेलन, और पहला आपका 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में होता है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 भी होता है, लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन किया जाता है। आपको पता है कि गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सांप्रदायिक पंचाट दो था जिसमें एससी यानी दलित वर्ग को ही पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। इसका विरोध करते हैं गांधी जी, और विरोध करते हैं यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आपको कब करते हैं, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को 20 सितंबर 1932 ईस्वी को ये आमरण अनशन करते हैं यरवदा जेल में, जिसके तहत बाद में क्या होता है कि कई लोगों के कहने पर कि गांधी जी की कहीं डेथ ना हो जाए, पूरे भारत में कहीं विद्रोह ना पैदा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है, जिसमें क्या किया गया था कि दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी उसको रद्द कर दिया जाता है, बल्कि उनको कुछ सीटें आवंटित की जाती हैं। इसके बाद 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक व्यक्ति चौधरी रहमत अली ने क्या किया था कि कैम्ब्रिज पंपलेट नामक एक दस्तावेज में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की थी, पाकिस्तान शब्द को दिया था पहली बार। और इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित हो जाता है लॉर्ड विलिंगटन के समय में। उसके बाद इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की जाती है। किसके समय में, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। इसके बाद अगला नंबर आता है लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1943 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय रहता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाओं में बात करें तो 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में जो आम चुनाव होते हैं, पहली बार भारत में आम चुनाव होते हैं, जिसमें 8 प्रांतों में मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास, इस तरीके के कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। तो ये भी इसी समय की घटना है। इसके समय की घटना, भारत छोड़ो आंदोलन भी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को होता है। किसके समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। दोस्तों गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जब मतभेद हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस को यह लगता है कि कांग्रेस में कुछ सामाजिक तत्वों की कमी हो गई है, ये पहले वाली कांग्रेस नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की 3 मई 1939 ईस्वी को। और गांधी जी ने क्या कहा था कि यह कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो की गई है, यह कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसी संस्था के माध्यम से दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया, चूंकि भारत की बिना अनुमति के उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तो बिना अनुमति के आप, भारत की जो सरकार है उससे बिना अनुमति के आप अगर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करेंगे, जिसके विरोध में क्या किया कि कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में पूरी तरीके से त्यागपत्र दे दिया, उसके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और आपको दोस्तों पता है कि इसी त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और इसका समर्थन बी आर अम्बेडकर ने भी किया था, यह आपको दोस्तों पता होगा। इसके बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान का एक प्रस्ताव रखा, एक अलग देश की बात की कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। इससे संबंधित प्रस्ताव भी 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा जाता है या मुस्लिम लीग के द्वारा रखा जाता है लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। दोस्तों
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस समय जब ब्रिटेन इतना दिक्कत में है, विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें एक कमजोर स्थिति में है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए अंग्रेजी सरकार का, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। तो गांधी, चूंकि उस समय लोगों का विश्वास भी कांग्रेस से उठ रहा था, इस वजह से कुछ आंदोलन करने की आवश्यकता थी। गांधी जी ने कहा कि मैं अलग व्यक्तिगत सत्याग्रह करूंगा, इसके खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह करूंगा। तो अकेले ही सत्याग्रह करने के लिए आ जाते हैं, और जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भाई थे, विनोबा भावे, विनोबा भाई नहीं, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही रहते हैं। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा 1940 ईस्वी में चलाया जाता है। उसके बाद में 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव भी पास होता है। अगस्त प्रस्ताव में व्यवस्था की गई थी वही कि भारत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह भी इसमें बात की गई थी। इसके बाद 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सिंगापुर में की जाती है। कई लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि 1 सितंबर 1942 को जो आपके राम मोहन सिंह भाकना इस तरीके के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दोस्तों वो गलत है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, जबकि उसी इंडिपेंडेंस लीग जो बनती है बाद में, जो इंडियन आर्मी थी, मतलब जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका रूप परिवर्तन बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के रूप में होता है और बाद में संगठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तब इसका नाम आजाद हिंद फौज पड़ता है। और इसमें दोस्तों रास बिहारी बोस ने भी मदद किया था। तो 1943 ईस्वी में इसका गठन होता है आजाद हिंद फौज का। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा, तब आपको वहां पर डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय आता है आपका लॉर्ड वेवेल। 1943 से 1947 ईस्वी तक ये वायसराय रहता है भारत का। 1944 ईस्वी में सीआर फार्मूला राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये सीआर जो आपका सीआर फार्मूला है, ये था क्या, महात्मा गांधी ने कोशिश की कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोबारा एक साथ आए, दोनों में मित्रता हो, इसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया जिसको हम सीआर फार्मूला के नाम से जानते हैं और राजगोपालाचारी जी के द्वारा लाया जाता है। लेकिन ये भी बनती नहीं है बात, यहां पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलती नहीं है। तो 1944 में लाया गया ये। इसके बाद 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन होता है, शिमला में होता है, और यहां पर क्या होता है कि फिर वही सांप्रदायिकता यहां पर आगे आ जाती है और फिर भी ये जो सम्मेलन है वो असफल हो जाता है। उसके बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन आता है जो कि भारत को संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके बाद जुलाई 1946 ईस्वी में दोस्तों भारत की प्रथम संविधान सभा का गठन होता है और प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और आपको पता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, यह भी बात आपको पता होगी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। 1947 से 1948 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और इसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद किया जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद होता है। इसी समय बाद में क्या होता है कि चूंकि जो कश्मीर था उसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी स्वायत्त एक राज्य के रूप में, लेकिन बाद में कुछ कबायलियों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके एवज में वहां के राजा हरि सिंह ने क्या किया था? भारत में विलय करने की सहमति की थी, सहमति पर पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में राजा हरि सिंह के द्वारा भारत में विलय करने की बात रखी जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है। फिर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण घटना जो है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं और उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन के भी कुछ आतंकवादियों ने क्या किया कि जिस नाव से वो जा रहे थे उस नाव में बम लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी भी मौत हो जाती है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हेतु जो एक आयोग गठित हुआ था, उस आयोग का नाम था रेडक्लिफ आयोग। दोस्तों आपने रेडक्लिफ रेखा सुना होगा नाम, तो ये रेडक्लिफ जो सीमा रेखा है वो भी सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी और सर रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। किसके? रेडक्लिफ